बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, हम अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा स्कूल हो, अच्छी से अच्छी तालीम हो। फिर उसकी ट्यूशन के लिए हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी ट्यूटर जो है उसके लिए लगाई जाए, जिसको सिखाएँ, आके उसको पढ़ाएँ। और सो हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम दीनी तालीम के ऊपर भी बड़ा गौर व फ़िक्र करते हैं। हम कहते हैं कि दीन की तालीम जो है साथ साथ मिले, बच्चा या बच्ची कुरान हिफ्ज़ कर ले, कुरान की तालीमात जो है उसको सीखे, पढ़े, समझे, अमल करे उस पर। तो ये वाली चीज़ें भी हमारी जो है तालीम में शामिल हो जाती हैं। मगर एक चीज़ रह जाती है, तरबियत का हिस्सा, मुझे लगता है कि जिसमें हम बच्चों को ये बताएं कि उन्होंने जब घर से बाहर निकलना है या लोगों को फेस करना है, अपने स्कूल जाना है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना है, अपने टीचर से मुखातिब होना है या किसी रिश्तेदारों में जाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे, किसी को आप उनके घर ले जाएं तो ऐसे बैठ जाएंगे और बैठने के बाद ना किसी बड़े ने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है जी, फिर मामा का आंचल पकड़ लेंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम बच्चों को ये कह के छोड़ देते हैं कि नहीं मासूम है, छोटे हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर ये चीज़ हो भी रही है सिनेरियो उनके साथ, आप लोगों के सामने मत बोलें, लोगों के सामने ये बातें मत बताएं अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ। फिर अलग से उनकी काउंसलिंग करें, उनको बोलें कि बेटा आपने किसी के घर जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है, तो आपने बड़ा स्पार्क रहना है। स्पार्क मीन्स आपने जैसे ही जाना आपने कहना है हे हाय क्या हाल है यार, व्हाट्सअप, यू नो। अपने दोस्त है तो ऐसे, टीचर अस्सलाम वालेकुम टीचर, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंट, यू नो। स्कूल में जा रहे हैं या फिर स्कूल की कुछ जो सफाई करते हैं लोग, स्टाफ होते हैं, अमला होते हैं, उधर भी जाके उनसे भी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, व्हाट्सअप, क्या हाल है और कैसा दिन गुजरा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरह रिश्तेदारों में भी जब लेकर जाएं तो बच्चा कोने में माँ का आंचल पकड़ के ना बैठा हो, घबरा के ना, उनको बोले कि बच्चों, बाकी बच्चों के साथ खेलो, उनके साथ स्पेस शेयर करो, जाओ उनके रूम में, जाओ उनके टॉयज़ के साथ खेलो, आपस में बातें करो, पेंटिंग कर लो, कुछ कर लो। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप करें। बच्चे थोड़े से सोशल होंगे, जब सोशल होंगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बड़ा कमाल का होगा। और जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वो कामयाब है। मैंने देखा बड़ी बड़ी डिग्रीज़ होती हैं बच्चों के पास, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, माँ बाप पैसा लगाते हैं, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। जब किसी जॉब की बारी आती है, किसी जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ जाके ऐसे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उनसे आपसे आप सवाल कर ले कोई, तो उनके तो ठंडे पसीने ऐसे छूट रहे होते हैं और वो ऐसे ना बस पसीना पोंछ रहे होते हैं। ऐसे ऐसे उनकी सिचुएशन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन क्यों होनी है सॉरी, मुझे टिशू पीछे रखना पड़ता है छुपा के, क्या करूँ। मगर ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो। अच्छा, और तीसरा मेन पॉइंट जो हम नहीं बात करते, जिसके ऊपर अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, तालीम तालीम, प्रो प्रो, डिग्री डिग्री डिग्री, और उस प्रेशर के बाद वो जो स्किल्स है वो तो रह जाते हैं। किधर है स्किल्स? बहुत कम बच्चे हैं जिसमें आप देखें कि कोई ऐसे स्पेशल स्किल्स हों जिसको हम मतलब बोलें कि यार अप्रिशिएट करें कि बच्चों में ये वाले स्किल्स हैं, इसको आगे हम थोड़ी सी एफर्ट इनके ऊपर थोड़ी सी पॉलिश करें तो बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। मगर नहीं, हम ये नहीं देखते। अब ये टेक्निकल स्किल्स की भी मैं बात करूँगी, लड़कियों में स्पेशली। अगर आप अपनी लड़की को तैयार कर रही हैं कि उसने किसी घर में जाना है, शादी करनी है, उसको कोई अच्छा वर मिल जाए, ये वो ऑल दैट ठीक है, मगर साथ साथ उसको ये भी तैयारी करके देनी है ना कि उसके अंदर कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स हों, या फिर वो जब अपने पैरों पे खड़ी हो या ख़ुद कुछ बनना चाहती हो तो उसके एक्स्ट्रा टेक्निकल फील्ड में जो स्किल्स हैं वो उसको काम आ सके। आजकल एआई का दौर है आपके सामने, ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, तो अगर हालात सही नहीं है शादी के बाद या कुछ, तो वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि किसी की मोहताज हो और फिर कहीं ज़लील व ख्वार हो। तो हर बाप हर माँ अपनी बेटी के लिए, मुझे लगता है ख़ास तौर पे ये टेक्निकल स्किल्स जो है ना, इसकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में ज़रूर सोचें। आज हमारे पास मौजूद हैं उज़्मा नादिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, और मैं आपको बताऊँ हॉकी प्लेयर भी हैं। तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फ़िज़ा, थैंक यू। आप कैसी हैं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे ज़रा बताएं, देखने वालों को भी बताएं, ये टेक्निकल एजुकेशन होती है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब क्या चीज़ें हैं? आपके शो के थ्रू मैं सबसे पहले थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी। आज तक अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे घर में ट्रेंड होता है ना कि वो जो बच्चे जिस जनरल एजुकेशन में अगर जा रहे हैं तो वो सब बच्चे पूरी लाइन उसी में जा रही है,
तो लोगों को भी पता नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन में अभी तक ये समझा जाता है कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, जिसका दिमाग बहुत छोटा है, जो आगे अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, सिर्फ वो बच्चा जो है वो इसके लिए फिट है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, पेरेंट्स को अवेयर करना चाहूँगी कि इसमें हर तरह का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं, लॉन्ग कोर्सेज़ भी हैं। इसमें जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑप्ट करना चाहे, वो अपना करियर ग्रोथ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कैसे कर सकते हैं। जो बच्चा अगर अपनी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके लिए स्मॉल कोर्सेज़ हैं, वो टेक्निकल कोर्सेज़ लेके वो फील्ड में बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकता है। और फीमेल स्पेशली जो उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो वो कोर्सेज़ करने के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकती हैं, वो कोर्सेज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स नहीं अच्छे नहीं आए तो वो उनको हम टेक्निकल एजुकेशन में डाल दें। आजकल तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी जो है वो ऑफ़र की जा रही हैं। मैं आपको स्टेप वाइज हर एक को हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जरा देखने वाले को बताइए ना फिर कि लड़कियों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो क्या होती है? जी, इसमें देखें, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, जो कि ये समझती हैं कि जिन्हें अगर हमने इसको टेक्निकल एजुकेशन की ऑप्शन को लिया तो हम हमारी क्वालिफिकेशन रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए 3 इयर्स के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम टेप्टा में 3 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि इक्विवेलेंट टू FA FSC हैं। उसको FA FSC के बाद वो अपना करियर परसू कर सकती हैं। इंजीनियरिंग में जाना चाहें इंजीनियरिंग में जा सकती हैं, अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन करना चाहें। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से 3 ईयर प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, वो इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द 3 ईयर डिप्लोमा वो जॉब करते हैं, इंडस्ट्री को भी सर्व करते हैं और इवनिंग में अपनी वो क्वालिफिकेशन भी इन्हेंस कर रहे हैं। तो इट मीन्स के उनकी क्वालिफिकेशन में कहीं फुल स्टॉप नहीं आता। अगर किसी ने इसको डिग्री के तौर पे इसको परसू करना है वो कर सकता है। अगर किसी ने इसको सिर्फ जस्ट 3 मंथ्स के शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, इसमें आप फैशन 3 मंथ्स के जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं उसमें मतलब बंदा पूरी तरीके से जी बिल्कुल वो हासिल कर उसके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनका फोकस, जैसे अगर किसी ने डोमेस्टिक स्टिचिंग सीखनी है वो फिर डोमेस्टिक स्टिचिंग करने के बाद अपना वो स्टार्ट कर सकता है। मैडम एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उज़मा जी हमारे साथ मौजूद है जो लड़कियों की टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बात कर रही हैं और आपको आइडियाज़ दे रही हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। उज़मा जी हमारे साथ बैठी हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बात कर रही हैं। टेक्निकल एजुकेशन में ख़वातीन के लिए बेस्ट प्रोग्राम्स कौन कौन से ज़रा देखने वाले को बताइए ताकि उनको भी आइडियाज़ हो जाए। फ़िज़ा, इसमें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं। हमने सिर्फ देखना ये कि उनका बच्चियों का इंटरेस्ट हम उसको गेज करना है। मतलब हम एक जर्नलाइज़ कर दें कि जी उनके लिए IT का शोबा बेहतर है या उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या वो उसकी हम करियर काउंसलिंग करते हैं। जब हमारे पास बच्चा आता है तो उनसे बच्चे से हम थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं, उसका वो किस साइड पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो बच्चों का मुझे फील होता है, हमारा स्टाफ है जो कि ट्रेंड है और उनकी वो करियर काउंसलिंग करते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद उनके इंटरेस्ट के साथ उनको गेज किया जाता है। बेशुमार ऑप्शंस हैं। IT में अगर बच्चियां जाना चाहें तो IT में आपका हर लेवल का आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर उसमें मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, उसमें फ्री लॉन्चिंग के कोर्सेज हैं, उसमें 3 इयर्स के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। आजकल हमारा बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम जो कि CM का स्पेशल इनिशिएटिव है और वो इंटरनेशनल IT की सर्टिफिकेशन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफर हो रही है और दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। उसमें मतलब यही मैं आपसे बात की बल्कि पूछने वाली थी कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए तो फिर जी बिल्कुल। इसमें IT के जो एडवांस IT कोर्सेज हैं इसमें हम वो ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, iClouds है। इसमें बेशुमार IT के न्यू प्रोग्राम्स हैं और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बहुत करीब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। टेप्टा के 400 इंस्टीट्यूट्स इन ऑल ओवर द पंजाब हैं। जहाँ पे भी वो नियरेस्ट एरिया में उसको एक्सप्लोर करें तो वो कर सकते हैं। उसमें मार्केटिंग के कोर्सेज़ करके, फ्री लॉन्चिंग के कोर्सेज़ करके, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि अभी अपने टेक्निकल स्किल्स उनके पास होती हैं, वो कुछ चीज़ें कर भी रही होती हैं लेकिन वो बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिडल मैन को हैंड ओवर कर देती हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनकी एंड प्रोडक्ट कैसे और कहाँ पे सेल होगी। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करें, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें तो वो डायरेक्टली अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनली
ई शॉप्स बना सकती हैं। वो उनके पास अगर वो पैसा नहीं है, फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर सकती, बड़े शहरों में वो शिफ्ट नहीं हो सकती, अपने घर में बैठ के वो आपकी रजिस्टर्ड ई शॉप्स होती हैं, वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड होती हैं। ये ऑनलाइन के जी जरिए? बिल्कुल, ऑनलाइन आप ऑनलाइन ऐप से ई मार्केटिंग के थ्रू जो है वो अपना वो सारा सेटअप जो है वो कर सकती हैं, इसको रन कर सकती हैं। ठीक है। और ये कितने टाइम तक एस्टैब्लिश हो जाता है जब आप सिखाती हैं, सब कुछ करती हैं? तो ये कितने टाइम तक कोई बंदा अपना सपोज कोई क्रीम का बिजनेस स्टार्ट करता है तो कितने टाइम तक? ये 3 to 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स अपना वो अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें अपना जो जिस भी उसको ऑप्ट करना चाहें एरिया को, अगर कोई सिलाई कढ़ाई की तरफ है वो उस साइड पे चला जाता है, अगर कोई शेफ़ और कुकिंग की चीज़ें कर रहा है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा है तो उसके भी। जी बिल्कुल। मुझे बताइए कोई ऐसे और बच्चियाँ कोई हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से ऐसी ट्रेनिंग्स उन्होंने ली हो, ये स्किल्स एजुकेशन हासिल की हो, उसके बाद अभी वो नाम बना चुकी हूँ, बड़ा अच्छा काम चल रहा कुछ? जी हमारे पास सीरीज़ ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, लोकल मार्केट में भी सर्व कर रहे हैं। ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट ये है, पेरेंट्स जो हैं फीमेल को आप बाहर के ममालिक में भेजना इतना इंडिपेंडेंटली पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी बच्चियाँ मिडल ईस्ट में भी इस वक्त सर्व कर रही हैं और ये सब मुमकिन है। हमारा वो जो अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि नहीं जी वो हालात ऐसे नहीं हैं, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, ये टोटल आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स का। जिस तरह से आप बात करनी थी, ये बच्चों में एक छोटा सा एक कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर दें और बच्चों को थोड़ा उनको दें, उनको कॉन्फिडेंस ये दें कि जी यू कैन डू दिस थिंग। अब हमारी बहुत सारी बच्चियाँ इंडिपेंडेंटली हमारे मिडल ईस्ट में सर्व कर रही हैं और बिल्कुल वो मेरे ख्याल में बहुत सारे वो जो हमारे इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह उनसे भी बढ़ के अर्निंग उनकी है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी हैं तो मुझे बताइए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में स्पेशली? जी हॉकी प्लेयर बिल्कुल। इसमें अगर हम ये देखें टेक्निकल एजुकेशन और अगर स्पेशली ऊपर से स्पोर्ट्स गर्ल है तो वो उसकी बेशुमार इसके साथ चीज़ें लिंक हो जाती हैं। आप एक्टिव हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी लीडरशिप, ये आप अगर ये जो जितनी हमारी मैनेजमेंट साइंसेस के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं समझती हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप अप्लाइड वो उसमें टेक्नोलॉजी में सीख लेते हैं। अच्छा, आप तो हॉकी खेलती हैं ना ग्राउंड पे, लड़कियाँ टेक्निकल हॉकी खेल सकती हैं? बिल्कुल, इसको एज अ टेक्निकल आप सब्जेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज आप अगर टेक्निकली आप इसको लेके चलना चाहें, आप एज अ प्लेयर आप इसकी टेक्निक्स लेके एज अ प्लेयर आप इसको आप करियर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रियली? बिल्कुल। अच्छा, एआई का ज़माना है, ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब एआई के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो लड़कियों के लिए बहुत कारआमद हो सकती हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से भी हमारा आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, इसका ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफ़र की जा रही है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के करने के साथ ना सिर्फ ये कि ये मार्केट में जॉब कर सकती हैं, ये इनकी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो घर बैठ के भी इनके पास एक एवेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेके आप अपना यहीं पे बैठ के आप ओवरसीज़ आप परफॉर्म कर सकती हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं आपको थ्रू इंटरनेट आप घर आपके असाइनमेंट्स आ रही हैं और आप घर बैठ के जस्ट लाइक आप ओवरसीज़ ऑपरेट कर सकती हैं। अच्छा, कोई ऐसा जिसके पास डिग्रीज नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, जस्ट मैट्रिक क्लास 8-9 पढ़ा हुआ है, जी, वो क्या आ सकता जी है? उसके लिए भी बहुत सारे बेशुमार ऑप्शंस हैं। उसमें जैसे आपके जितने ये प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, सिविल साइड पे आपके हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं। तो देखें, एतदाल तो इस्लाम में भी कहा गया है कि एतदाल हो। अब अगर हम अपने ही मुल्क की एग्जांपल ले लें तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सिर्फ डिग्री होल्डर्स तो नहीं चाहिए, उसको आपका स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए। तो इसका जो हमारा रेशो है बैलेंस जनरल एजुकेशन वर्सेस टेक्निकल एजुकेशन, उसको भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि साथ साथ ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ तो हम उस स्किल गैप जो है आपकी वर्कफोर्स का जो एक आपको लेबर रिक्वायर्ड है, आपको स्किल वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है फॉर योर ओन इंडस्ट्री एंड फॉर द इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इंडस्ट्रीज़, तो वो उसको कवर करने के लिए दिस इज़ द टाइम कि हमें इसको शिफ्ट करना है, लोगों की थिंकिंग को शिफ्ट करना है कि वो इस तरफ आएँ। और स्पेशली फ़ीमेल, देखिए फ़ीमेल जो है वो बहुत सारी हमारी ऐसी फ़ीमेल भी हैं जो सिंगल मदर हैं, ऐसी भी हैं जो अनमैरिड हैं। तो ये वो टाइम है कि अगर वो टेक्निकल एजुकेशन लें तो उनको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली अपना बड़ी आराम से अपनी अर्निंग कर सकती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। थैंक यू उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें वक्त दिया, हमें समझाया, हमें आइडियाज़ दिए। तो आज की जो औरत है वो कमज़ोर नहीं है, आज की जो बच्चियां हैं उनमें स्किल्स भी हैं, उनमें टैलेंट भी है। बस सिर्फ हमने ये देखना है, उनके स्किल्स को उभारना है, उनको चांस देनी है और उस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है। उसके बाद आपके बच्चों का वो स्किल्स जो है वो एक बड़ा हो सकता है बिज़नेस वुमेन या बिज़नेस मैन बन के आपके सामने आए और कोई ना कोई तरीके से कामयाबी हासिल करे। तो टेक्निकल चीज़ें जो हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को ज़रूर दीजिए। आजकल ये AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे पीछे नहीं छोड़िए, क्योंकि ये सब सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब रियाज़, इंटीरियर डिज़ाइनर, और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइंस, ये हम कैसे कर सकते हैं और कम खर्च में हम इस तरह से अपने घर को कैसे अच्छा, खूबसूरत और प्लेजेंट दिखा सकते हैं, खूबसूरत दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, हमने आपका टाइम मदू किया यहाँ पे इस वजह से भी कि हम लोगों को ये सिखा सकें कि कम खर्च में हम अपने घर को और अपनी छोटी स्पेस को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे खूबसूरत दिखा सकते हैं। और दूसरा ये कि वेदर्स के हिसाब से क्या कलर कॉम्बिनेशंस हमें देखनी चाहिए जब हम घर को डिज़ाइन करते हैं, घर के फर्नीचर को डिज़ाइन करते हैं, कि वेदर क्या है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस तरीके का मटेरियल हम अपने फर्नीचर्स में इस्तेमाल करें, या फिर वुड करें या फिर लेदर करें। ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें एलैबोरेट कीजिएगा। ओके फ़िज़ा, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं ना वो ज़्यादा सस्टेनेबल मटेरियल्स पर जा रहे हैं और हमारा जा रहे हैं ज़्यादातर म्यूटेड कलर पैलेट्स पे। ठीक है, म्यूटेड कलर यस, म्यूटेड कलर पैलेट्स मींस बेज, ग्रेज, वाइट्स, जो आपकी छोटी स्पेस को भी ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। अच्छा। और आप प्लांट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं लाइवली फील करने के लिए घर में। ठीक है, और फंक्शनैलिटी ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यस, आर्टिफिशियल प्लांट्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल फाइबर मटेरियल के बनते हैं वो। ठीक है, बहुत इंडोर ज़्यादा प्लांट्स की वैसे भी सफाई, उसको हवा लगाना, फिर रखना, इट्स वेरी हेक्टिक। यस, और इसके अलावा आप फंक्शनैलिटी फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं जिसका फंक्शन बहुत अच्छा हो, लाइक स्टोरेज बहुत अच्छी हो। आपने देखी होंगी काफ़ी सारे ऐसे कैबिनेट्स बन रहे हैं आजकल जो बाहर निकलते हैं पूरी वॉल में फिट हो जाते हैं। यस, तो वो मिनिमल ये फर्नीचर होता है। हमें बनवाने पड़ते हैं स्पेशली। यस, ये आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें या फिर आपने खुद भी करना है तो यू कैन गो फॉर अ गुड कारपेंटर, जो कि आपको बहुत अच्छे से ऐसा डिज़ाइन, ऑफ कोर्स इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो एक अच्छे फंक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड रहकर स्टोरेज के लिहाज से डिज़ाइन करता है। बट कारपेंटर्स भी हमारे जो हैं आजकल देख देख के उनको इतना आइडिया हो चुका है कि वो जो है इस पे ज़रूर काम कर सकते हैं। आप इस तरह के कैबिनेट्स यूज़ करें जो आपकी स्पेस, आप अगर थोड़ा एरिया भी है तो आप उसमें वॉल के अंदर फिक्सचर्स लगाएं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैंने आपको एक बता दिया कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करना है। अब सस्टेनेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल जैसे अब लोग काफ़ी सोलर पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी उससे कंज्यूम कम हो रही है। घर की कितनी भी चीज़ें आप लोग सोलर एनर्जी पर मूव कर रहे हैं, तो वो मटेरियल्स भी इस तरह के डेवलप हो चुके हैं जो हमारी गर्मी को कम करते हैं। अच्छा ज़ैनब, एक दो चीज़ें मुझे लगता है, जब क्योंकि मैं माशाल्लाह से काफ़ी घर ख़रीद चुकी हूँ, अभी रिसेंटली एक मैंने घर बनाया, ख़रीदा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें जैसे मार्केट में ना डिफेंस एरियाज़ में तो ये है कि जब घर ख़रीदते हैं तो मुझे वो चीज़ें बहुत, जो पिछले घर में अगर प्रॉब्लम करती है तो मैं आगे घर में कोशिश करती हूँ वो चीज़ ना आए, फिर अच्छे से अच्छा घर छोड़ देती हूँ उसी चक्कर के प्रॉब्लम की वजह से। ये जो वॉशरूम के अंदर हम अलमारी बना के देते हैं मोस्टली, कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है, उसके अंदर वॉशरूम के अंदर अलमारी होती है। जब सर्दियाँ होती हैं और शावर ले रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें वो स्टीम होती है, सब कुछ होती है, उसकी वजह से एक सीलन सी आ जाती है कपड़ों में, स्मेल सी आ जाती है। अच्छे से अच्छा महंगा कपड़ा जो है उसमें वो पता नहीं कुछ लग भी जाती है, मुझे भूल जाता है, लग जाता, समझ गए ना क्या कहते हैं उसको? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। देखिए वो इस तरह ये गलती होती है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बना रहा होता है ना उस टाइम पे घर आर्किटेक्ट, उसकी ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो वुड यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। पानी और वुड मिल के आपको खराबी करेगा। ओके, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर द PVC मटेरियल और मेटल मटेरियल, इस तरह का मटेरियल जो वाटर रेजिस्टेंट हो, तो वो आपकी ये वाला मसला हल हो जाएगा। शीशे के ग्लास भी कर सकते हैं? यस, यू कैन गो फॉर ग्लास। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, अब ये सपोज समझे कि ये बस कमरा है, ठीक है, आप लगा लें ये होगा कोई 7x5, ठीक है। अब 5x7 के कमरे में बेडरूम भी चाहिए मुझे पूरा तकरीबन खूबसूरत के, जिसमें बेड भी हो, मेरा ड्रेसिंग भी हो। 5x7 is very small for huge, it is very small space, so
यूज फंक्शनल, लाइक बेड आपके आ रहे हैं, उसके बैक डाउन पे स्टोरेज आती है। अब आपकी लड़की का ड्रेसिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें ड्रेसर आप ऐसा रख लें कि आप वॉल मिरर वॉल के साथ वाला ले लें और नीचे वॉल के स्पेस ऐसी बना दें कि आप अंदर से ड्रॉर्स निकाल सकें उसके। अच्छा, ह्यूज वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आप ड्रेसर भी ले रहे हैं तो आप एक साइड ड्रेसर की जो है वो इस तरह यूटिलाइज कर लें कि आपका जो मेजर सामान है वो सामने आ जाए, लाइक इस साइड पे मिरर आ जाए और साइड इस तरह। और आजकल वैसे भी लड़कियों को लॉन्ग लेंथ मिरर पसंद है कि हाँ, सेल्फी संजय और टिकटॉक बना लूं। हाँ। सो यू कैन यूज अ फुल लेंथ मिरर और इसके साथ पे कैबिनेट्स और यू कैन गो। और ये बड़ा अच्छा आइडिया, लॉन्ग लेंथ मिरर जो है ना, उसमें एक्चुअली आपको अपने आप का देख के पता चल जाता है कि जूते कपड़ों के साथ मैच करें कि नहीं, वरना हम लोगों से पूछते थे पहले, याद है? एग्जैक्टली, और हस्बैंड बताते भी तो नहीं है। हाँ, कौन बताता है, सही से जान छुड़ाते हैं, निकलो हाँ ठीक हाँ, है। ठीक ये है। लॉन्ग लेंथ मिरर का आइडिया भी अच्छा। अच्छा, दूसरा ये कि कमरे की लाइटिंग जो है वो कौन Lighting, सी होनी yes, चाहिए? you can वार्म use- लाइट, चिट्टी लाइट, ये दो में फंसे हुए। अच्छा, अब ये देखिएगा कि मेकअप लाइट जो होती है वो थोड़ी सी मुझे लगता है Warm होती तेज है। चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, आई डोंट नो। वार्म होती है, बट मेरी बात सुने, आपको ना मेरे ख्याल में एज अ वीडियो पर्सन आपको ज़्यादा आइडिया होगा। लाइट्स जो है ना वार्म इस वजह से रखी जाती हैं कि आपका अपना कम्प्लेक्शन शो हो, ठीक है? तो जो है हमारे पास, हम अगर लाइटिंग की बात करें ना तो घर के लिए स्पेसिफिकली हमें नेचुरल लाइट की तरफ जाना चाहिए। आपके ज़्यादा विंडोज़ हों, ज़्यादा एरी स्पेस हो, वो आपका खुला भी लगेगा घर, मतलब आपने छोटी मिनिमलिस्टिक स्टाइल वही आ गया आपका। आप छोटे एरिया को बड़ा भी दिखा सकते हैं विद एरी विंडोज़, ठीक है? और वही आपको नेचुरल लाइट का भी काम देती है। सो सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा नेचुरल लाइट का होता है। सबसे ज़्यादा आप नेचुरल लाइट यूज़ करें। उसके बाद एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आप वार्म लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो आपका मिरर है उसके सामने लाइट्स यूज़ करें जो आपको डायरेक्टली शो हों, आपके ईजी होता है, आपका काम करने के लिए भी आपके लिए ईजी होता है। तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती, यू नो। नॉर्मल हम मेरे जैसे या कोई भी नॉर्मल बंदा जाएगा, उसको क्या पता गज और मीटर में क्या डिफरेंस है, नहीं पता लगेगा। बट जो लोग हैं ना आजकल ये है कि आप आज ही आप 5 गज कपड़ा ले ले और वो मीटर में आप जो है ज़्यादा आपका कपड़ा आता है। हाँ। अब आप इस्लामाबाद साइड चले जाए, उधर मीटर्स में मिलता है कपड़ा। तो वो ये है कि मीटर्स और गज वो हम लोगों को थोड़ी पता है कि मीटर और गज में क्या डिफरेंस आएगा नॉर्मल बंदे को। तो लोग वो गज में बेच देते हैं आपको। क्या बात ये है। आप कोई भी कपड़ा शॉप नॉर्मल पे जाएं वो आपको गज में भेज देंगे, लेकिन आप उनसे इंसिस्ट करें कि आप मीटर्स में अच्छा, कपड़ा मैं एक चीज़ बोलना चाहिए थी, जो लड्डा बाजार वगैरह होते हैं, यस वहाँ पर इतना अच्छा मटेरियल, वो वाला मटेरियल मिलता है जो अंग्रेज़ों वाला मटेरियल नहीं होता, जो अंग्रेज़ों के घरों में, ब्रिटिश घरों में लगता है वो। तो बल्कि वो वाला मटेरियल तो मुझे महंगी दुकान में भी नहीं मिलता देखने को। अगर कोई वहाँ से मटेरियल लेके उसकी स्टिचिंग करवाते हैं अपने हिसाब से, जिस स्टाइल के वो कॉटन्स बनाना चाहते हैं, अप्लायंस, कैन दे डू दैट? यू कैन, बट द थिंग इज इस ब्रेक के बाद बताइएगा मुझे ये। ओके, एक ब्रेक के बाद आपको इसका जवाब। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ज़ैनब हमें बता रही है कि लंडा बाज़ार में भी जो मटेरियल है ना पर्दों के, वो बहुत अच्छे मिलते हैं और बड़ी काम के मटेरियल होते हैं, और ऐसे मटेरियल होते हैं वो ब्रिटिश के ज़माने वाले पर्दे, यू नो, सॉलिड और अच्छे। उसके पीछे जैकआउट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोटे होते हैं। नहीं, बेसिकली लंडा बाजार की लिमिटेशन ये हो जाती है कि आपको वो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं मिल सकता। वो अच्छा। आएगा एक ही मटेरियल स्पेसिफिक आएगा, आपको स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के साथ आएगा। तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन है, हाँ कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये कि जो है पर्दों में थोड़ा ये मसला आता है। लेकिन ये है कि आजकल मिक्स एंड मैच का ज़माना है। आप लें उसको, कहीं स्टडी में कुछ और लगाएं, कहीं रूम में कुछ और लगाएं, तो वो चलता है। मिक्स एंड मैच लगाएं, पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाएं। पर्दा लंडे का खुल गया तो फिर रास खुल जाएगा, है ना जी? मुझे ये रात हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए कि इस हवेली में लंडा के पर्दे लगे हुए। पता नहीं कौन से ब्रिटिश के ज़माने के, कौन से? पता नहीं वो क्वीन मर गई हो चाहे, और हाँ, तो जाहिर सी बात है वो क्वीन कौन सा हमारे पसंद हुआ तो फिर यार ज़बरदस्त। अच्छा, और बताइए, आपने प्लांट्स के बारे में भी बताया, हमें सब चीज़ों के बारे में बताया। अच्छा, वो 5x7 वाला रूम तो, क्योंकि वो स्टडी रूम तो बन सकता है मगर एक वो रूम नहीं बन सकता लड़कियों का, तो 15x20 इस तरह का थोड़ा सा रूम स्पेशियस होना चाहिए, ताकि आपका बेड सेट आ जाए, आपके ड्रेसर्स आ जाए, आपका ड्रेसिंग जो है प्रॉपर वो आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपका कॉर्नर बचता है तो आप उसमें 2 चेयर्स रख के मिड में एक टेबल दे के, इस तरह आपको ना क्लब चेयर्स जो होती हैं, जो आप रूम में अगर कोई बैठता भी है तो यानी बच्चे आ जाते हैं या कोई भी, आप
आपके पास चेयर टेबल भी हो छोटी सी, तो इतनी स्पेस इनफ है जिसमें अच्छा, आप जो गार्डन एरिया है उसको क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके ओके से? गार्डन क्या एरिया आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं? या, हमारा दिल कर रहा बहुत है ज़्यादा लग रही है, ग्रीनरी एक टच चाहिए। यस बहुत सारी लग रही है ग्रास हमारी बहुत ज़्यादा, उसमें वो पॉइंट्स में आ जाती है, कुछ ज़्यादा थिक होती है, कुछ थोड़ी सी और थिक होती है, कुछ बिल्कुल पतली होती है, इस तरह वो बाय चॉइस होता है, आप जहाँ मर्जी लगाएं। अब तो फर्नीचर आने लग पड़ा है, यू नो गार्डन फर्नीचर आता है, लेकिन वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मटेरियल में चला जाता है, लेकिन ये है कि वो अगर आप जो है आपका गार्डन है उसमें जैसे लोगों ने झूला लगाया होता है एक, वो आपने देखा होगा, इसके अलावा चेयर्स और टेबल्स लगती हैं, तो आउटडोर टेबल्स अब तो आ गई हैं जिसमें वो बड़ा वो आपका जो पहले ज़माने में नहीं यूज़ होता था मटेरियल, वो बैम्बूस वगैरह काइंड ऑफ, तो वो उस तरह का मटेरियल आपका लग के, और जो बुनने वाला मटेरियल होता है जो चेयर्स उसकी बन जाती हैं वो वाटरप्रूफ होता है, तो फिर वो इस तरह आपका ना गार्डन में फर्नीचर अब गार्डन में भी प्लेस होने लगता है। क्या बात, अच्छा भी लगता है, नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं, कभी सहेलियां आ गई बैठ गए। मुझे बताइएगा क्या घर में जो पेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं घर में, रूम्स में, तो क्या उससे भी हम अपने रूम का स्टैंडर्ड साइज थोड़ा सा बड़ा ह्यूज दिखा सकते हैं? अच्छा, और उसको दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो बोल्ड कलर्स यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, बोल्ड कलर्स में टेराकोटा आ जाता है हमारा, फिर इसके अलावा ऑलिव ग्रीन्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐश वाइट होता है? हाँ ये जो है बोल्ड कलर्स होते हैं, यस ऐश वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो म्यूटेड कलर पैलेट में आता है। मैं आपको वही दो चीज़ें बता रही हूँ, एक होते हैं बोल्ड कलर्स और एक होते हैं म्यूटेड पैलेट। म्यूटेड पैलेट जो होती है वो आपको ज़्यादा खुला दिखाती है, जैसे ऐश ग्रेज हो गए, वाइट हो गया, आपका बेज हो गया, ये कलर्स जो है ब्राउन्स के लाइटर टोन्स, ठीक है, वो जो आपको है बहुत ज़्यादा खुली एक फिनिश देता है। और मैंने आपको वही बात बताई कि एरी दिखाने के लिए चीज़ें जितनी ज़्यादा आप नेचुरल लाइट लेंगे ना उतना ज़्यादा आपको वो खुली चीज़ लगेगी, ठीक है, हाँ। आप विंडोज़ ले लें, आप एग्जिस्टिंग जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना वो उस इस तरह से बनी हो कि तो हम तो विंडोज़ को यहाँ पे इतना कैद कर देते, बंद कर देते, इतने हैवी ब्लाइंड्स कर्टन्स डाल के, खोलते भी मुश्किलों से कोफ्त होती है। नहीं गर्मी में तो ऑफ कोर्स आजकल गर्मी का हाल बहुत बुरा है, उसके लिए फिर आप ये है ना कि ज़ाहिरी बात आपने एयर कंडीशंस में रहना होता है तो फिर आप बंद ही करते हैं, नहीं उस तरह से आप रख नहीं सकते हैं, खिड़कियों को खुला नहीं रख सकते हैं, बट ये है कि उसके लिए ब्लाइंड कर्टन्स आ जाते हैं। फिर ग्लेज्ड विंडोज़ भी ऐसी आती हैं जो आपकी जो है रिफ्लेक्ट करती है रोशनी को बहुत ज़्यादा, यानी आपको गर्मी भी इस तरह के बहुत सारे सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं। मैंने आपको आते साथ एक ही बात की थी, कोई ब्लैक कलर का बेड है तो उसके ऊपर बेडशीट्स की कौन से प्रिंट्स अच्छे लगेंगी, या फिर प्लेन प्रिंट्स के बगैर वाली बेडशीट अच्छी लगेगी? कुछ ये वाले आइडियाज़ भी दे दें। अगर गोल्ड बेड है तो क्या होना चाहिए, सिल्वर बेड है तो क्या, क्योंकि ये 3 टाइप के कॉमन होते, ग्रे बेड है तो क्या होना चाहिए? अच्छा आजकल तो वही बेज ग्रेज ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं मॉडर्न घरों में। ब्लैक जो है वो थोड़ा सा म्यूट कर देता है आपको, ठीक है, आपने अगर वाइट वो रखा हुआ तो फिर ब्लैक तो सूट करेगा, ऑब्वियसली वो उठता है ऊपर से। मतलब कौन सी ब्लैक बेड, अगर ब्लैक वाइट ऐश ग्रेज है आपकी सारी तो आप ब्लैक रख रहे हैं वो फिर अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसे आपने सिल्वर गोल्डन बताया वो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में आ जाता है। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में ऐसे होता है कि आप गोल्डनिश चीज़ें ज़्यादा दिखा सकते हैं, आप जो है उसमें डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे दिखा सकते हैं जो गोल्डन्स में हो, ठीक है, वो इस तरह से आपके वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। न्यूट्रल कलर्स पे आप वुड भी बहुत अच्छा जाता है, आप बेज पे वुड रखें बहुत अच्छा जाएगा आपका। इसके अलावा वो अब बेडशीट्स इस तरह की चीज़ें हैं कि जो लाइक वो चेंज भी होनी होती है रोज़ के, मतलब वीकली तो चेंज होनी है ना वो, तो आप इस तरह से वो आप प्ले कर सकते हैं। आप बेडशीट्स और जो कर्टन्स होते हैं उनमें आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें बेज वगैरह में जा रही हैं तो आप एक डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छा, हमें वुडन फ्लोर के हिसाब से भी बता दें, अगर इस कलर का डार्क वुडन फ्लोर है उसके ऊपर हमने कोई मैट्रेस रखने हैं, कोई ऐसे कार्पेट्स रखने हैं, तो कौन से कलर्स के कार्पेट? अच्छा वैसे कार्पेटेड आजकल वुडन की जगह आ गया है एसपीसी मटेरियल, स्टोन और प्लास्टिक कंपोजिशन होती है। वो वुड जो है पहले फूल जाती थी ना, पानी आता है वो फूल जाती है, बट उसके लिए अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम पे आ गया हमारे, एसपीसी मटेरियल आया, न्यू मटेरियल है, स्टोन और प्लास्टिक की कंपोजिशन होती है। कब लॉन्च हुआ ये काफी टाइम हो गया, चाइना में बहुत ज्यादा था, पहले इम्पोर्ट होता था, अब खुद भी बन रहा है। अच्छा, यस, हाँ पहले इम्पोर्ट होता था। उसको क्या कहते हैं हम एसपीसी बोलते हैं, स्टोन और प्लास्टिक कंपोजिशन होती है वो। अच्छा, ठीक है, फिर यही 15 बाय 12 वाले कमरे में कितने का कोई लग जाएगा, ये कितनी कॉस्ट को? वो इसी तरह ही 15 इंटू वो होता है 300 पर स्क्वायर फीट।
इस तरह पर स्क्वायर फीट के लिहाज अगर इसी तरह 15 बाय यानी 15 × 13 करें आप, और उसकी जितना आता है 15 × 13 करके उसको मल्टीप्लाई कर दें 300 से, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी स्क्वायर फीट में। यस, वो पर स्क्वायर फीट नो यूजुअली से एक्सपेंसिव है वुड से, लेकिन वो आपकी ड्यूरेबल भी तो है ना। आप देखें जो आपने फ्लोर उतारना है इसको 6 महीने में 7 महीने में ख़राब होना, वो आपका ईयरली वो इस तरह से ही है। और बकाया उनके ऊपर कारपेट्स की ज़रूरत नहीं आती मेरे ख्याल में। अगर आपने बहुत बाई चॉइस रखना है तो फिर आप एक छोटा कारपेट जो बेड के साथ बिल्कुल थोड़ा सा है वो रख सकते हैं आप। फुली आपको कारपेटेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके अपीयरेंस वैसे ही अच्छी हो जाती है, उसमें इतने सारे कलर्स आ जाते हैं। ग्रीन कलर का सोफा है राइट, या फिर एनी काइंड लाइक अगर आप समझे प्लेन कलर का ऑफ वाइट सोफा है, उसके ऊपर हम कौन से कलर के कुशन्स रखें जो बड़े अच्छे लगे हैं? ग्रीन पे यू कैन गो फॉर लाइक बेजेस कलर, न्यूट्रल कलर्स, ग्रेज, वाइट्स। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर वाइट सोफ़ा है तो उस पर आप गर्ल का रूम है तो आप पिंकिश में ले जाएं, आप उसको लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कलर्स ले जाएं आप, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट कलर्स से ले जाएं। यस, और आजकल तो पेस्टल ग्रीन्स बहुत चल रहे हैं, ऑलिव ग्रीन्स जैसे मैंने आपको बताया, वो कलर वाइट्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। ज़ैनब थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स सो क्यूट। प्रीति भी बहुत अच्छी की, और बड़े राज तुमने ऐसे फाश किए। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। Welcome back, you're watching Morning with Fiza. नाज़रीन, ब्राइडल शावर, प्री वेडिंग फंक्शंस, मेहंदी, बारात, वलीमा, इन सब पर शादी हॉल में और ये जो मैनेजमेंट कंपनी हॉल्स के ज़रिए जो लाखों की सजावट है, शानदार केटरिंग हो गए, बड़े बड़े गुलकारों के साथ म्यूज़िकल शोज़ और लाखों के कपड़े, फिर महंगे डिज़ाइंस, फिर इंटीरियर डिज़ाइंस, फिर शरारे गरारे, डायमंड ज्वेलरीज़, गोल्ड की ज्वेलरीज़, ठीक है, फिर अंधाधुंध नुमाइश अलग, महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर आना, एंट्री करना जाना, फिर महंगे महंगे घरों के तोहफे, हनीमून पर एक फॉरेन ट्रिप की अच्छी प्लानिंग, एक्सपेंसिव प्लानिंग, फिर एक तरफ जो है वो सादा निकाह और सादा सा खाना, लड़की के हाथ कुछ जोड़ों में पीले। क्या सस्ती शादी हो सकती है? क्या सोने और कीमती चीज़ों के बजाय और जोड़ों के बगैर शादी नहीं हो सकती? क्या नमूदो नुमाइश ज़रूरी है? हमारे साथ मौजूद है इमरान अशरफ, जो कि सोशलिस्ट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सस्ती शादी क्यों नहीं हो सकती, बताइए जी। थैंक यू फ़िज़ा, आपने अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया कि ऑलरेडी हम लोग जो है इन चीज़ों पे नमूदो नुमाइश पे ख़ासे स्पेंडिंग करते हैं, ओवर बजट भी हो जाते हैं, समहाउ लोन भी लेने पड़ते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में हैं मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे हम लोगों को एज यहाँ पे सोसाइटी में एजुकेट नहीं किया जाता है कि हम इस टॉपिक पे कभी इतना डिस्कस भी नहीं हुआ, ना घर में इतना ज़्यादा फैमिलीज़ में भी डिस्कस होता है कि हम एक कम बजट में शादी कर सकते हैं। 2-3 रीज़न जो मेरे ज़हन में है, एक तो हमारी इतनी नमूदो नुमाइश जो आपने डिस्क्राइब किया, हम कहाँ से शुरू होती है, हम जिस कल्चर में हैं और जो हमारा रिलीजियस है वो हमें इस चीज़ को कितना ज़्यादा इनकरेज करता है कि आपको नमूदो नुमाइश में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हम बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सोसाइटी में, बजाय कि जो लड़की है उसकी फैमिली, भाई और पेरेंट्स पे डालते हैं बोझ एक कि भी आपने फर्नीचर, आपने कपड़े अच्छे और बैंक्वेट हॉल्स बुक करने हैं और गोल्ड देना उन्हें या उनके रिलेटिव्स को गिफ्ट देने हैं। तो बेहतर है कि हम सोसाइटी में एक कॉल जो है वो इस स्टैंड लें कि जो लड़का है वो ऑन करे एक्सपेंसेस को, और हमारे जो है ये जो ओवर बजट में चली जाती हैं शादियाँ, वो एक नॉमिनल बजट में सिंपल निकाह में भी हो सकती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो लोग करते भी हैं हमारी सोसाइटी में, कम है मगर ज़्यादा ये है कि हम लोग। तो मैं चाहूँगी आप इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिए ना Sure. कि कम बजट में शादी का बजट कैसे बनाया जा सकता है, शादी कैसे की जा सकती है। हाँ, अगर हम लोग इसको थोड़ा मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली से निकाह पढ़ाया था अपनी बेटी का, तो उस वक्त उनसे ही उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है इस वक्त। तो उनके पास वो जंग के उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो थे, उन्होंने वो सेल करके
उनके लिए अपनी बेटी के लिए 2-4 जो ज़रूरी सामान की चीज़ें थी वो उन्हीं से परचेज़ करवा के उन्हें दे दी थी। यहाँ पे हम रिवर्स सोसाइटी में हैं, जहाँ पे हमें ये कभी बताया नहीं गया कि जो ये जहेज़ है ये कोई हम इस चीज़ पे कभी बात ही नहीं कर पाए कि नहीं होना चाहिए, और हम उसको कह लें कि अपनी एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना के ही जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी, मैं कहूँगा कि ये सब कॉन्टिनेंट जो हैं ये शुरू ही से इस चीज़ को एक हिंदू मुआशरा जिसे हम कहेंगे, रिलीजन्स तो नहीं पर इस्लाम तो नहीं प्रमोट करता इसको। तो सिंपल शादी में ये है कि आपको मस्जिद में निकाह करना है और साहिब हैसियत हैं आप, जितनी आपकी तौफीक है अगले दिन आप वलीमा जो है वो लड़के की तरफ से हो जाना चाहिए। मगर अगर आप जितने महंगे कपड़े ख़रीद रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ डिकोर करके लेके जा रहे हैं, मुझे याद है मैंने अपनी शादी पे गाड़ी डिकोर नहीं की तो मुझे फैमिली की तरफ से और मेरे इन लॉज़ की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो कह रहे थे कि ये कैसी शादी है, मैंने बैंड बाजा नहीं था, तो मैंने कहा हो सकती है। तो मेरे इन लॉज़ को किसी ने अंदर जाके बताया कि बग़ैर डिकोर गाड़ी आ गई है बारात लेके, बग़ैर बाजे के। तो उन्होंने कहा वो ऐसे ही करेगा। तो हम एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं सोसाइटी में, और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन लोगों ने, इवन मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा था कि अगर आप खाना ना करें जो कि लड़की वाले करते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं सोसाइटी मुझे क्या कहेगी। तो लेन देन के मामलात हैं, आप अगर यहाँ पे एक कह लें कि एक सोशली ऑनरशिप हो, एक अवेयरनेस कॉल हो जिसमें लड़कों से कहें कि आप बाहर से आप इस्तात हो तो आप जितना आप कर सकते हो आप शादी करो, बाकी आप बिजनेसेस करो। अच्छा ये बताएं, क्या शादी के लिए महंगा सोना ख़रीदना बहुत ज़रूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप देखा जाए तो इससे और बहुत सारी सोसाइटीज़ के काम हो सकते हैं। आप अपना बेटी को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपना कोई काम अगर करना चाह रही है, जैसे उसको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैं तो और इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ख़वातीन ज़्यादा कर रही होती हैं, फेमिनिन ज़्यादा है इसमें, मगर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को एम्पावर पढ़ा रहे हैं आप बेटी को, आप इससे ज़्यादा और क्या देंगे? अगर किसी को पली पलाई बेटी पढ़ा के अच्छी तरबियत करके दे रहे हैं, तो आप इतनी महंगी शादियों के ऊपर ख़र्चा करके मकरूज़ हो के कर्ज़े उठा के महंगा फर्नीचर ले रहे हैं, महंगे उसके गिफ्ट्स ले रहे हैं, फैमिली को खुश कर रहे हैं, लॉस को खुश कर रहे हैं, फिर अपने दामाद के लिए बहुत सारी शॉपिंग ओवर बजट में चली जाती हैं, फिर आप महंगे कपड़े खरीद के ब्राइडल के ले रहे हैं, महंगे और शादी के फजूल के एक्स्ट्रा फंक्शंस जो ज़बरदस्ती के रखे, ठीक है अंबानी फैमिली कर सकती है अफोर्ड, उन्होंने रखे, अभी तक उनके शादी के फंक्शन नहीं शुरू हुए, वो जितनी भी फंक्शंस थे वो प्री फंक्शन चल रहे हैं शादी के, शादी नहीं हो रही। मुझे लगता है फराल की भी शादी हो जाएगी मेरी बेटी की, उसके बाद अंबानी फैमिली की शादी होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए फिजा, आपने जो एग्जांपल कोट की उस तो ये तो सभी फॉलो कर रहे हैं, अंबानी साहब कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे अंबानी बने हुए, हम भी अपनी तरफ से अंबानी हम जिस कल्चर को देखें, हमें जो इस कल्चर से पसंद है हमने वो ले लिया, हमने माइयों ले ली, हमने मेहंदियाँ ले ली, हमने वो 7 दिन के 8 दिन के फंक्शन। मैं कहती हूँ किसी कल्चर से भी कुछ अडॉप्ट करना है, व्हाई नॉट कुछ अच्छा अडॉप्ट करें। तो हम हर कल्चर की बुराई क्यों अडॉप्ट करते हैं? हमने क्यों बुरा देख के पसंद अच्छा हमें अच्छा लगता है? हर किसी की बुरी चीज़ को हम कहते हैं हमें अट्रैक्ट करती है, व्हाई इज दैट? बिल्कुल। अच्छा कुछ आइडियाज़ मैं चाहूँगी ज़रूर दे दें क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है कि किस तरीके से हम कम बजट में एक अच्छी शादी करवा सकते हैं। सोसाइटी को ना स्टैंड लेना चाहिए कि आप बड़े हो गए हैं, लड़का बड़ा हो गया है, अडल्ट एज में है, तो आप उसके लिए बिल्कुल फैमिली जो है एक सूटेबल रिश्ता ज़रूर देखें, मगर उसे कहें कि भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो। कितना ब्राइडल का खर्चा कर सकता है, कितनी महंगी वो नमूदो नुमाइश की गाड़ियाँ या वो गोल्ड अफोर्ड वो कर सकता नहीं कर सकता। हमने निकाह को मुश्किल नहीं बनाना, हमने आसान बनाना है, जिसके लिए हमें उसे कहना है कि भी आपको एक नॉमिनल या ऑप्टिमम बजट में अपना निकाह। अब तो शादियों पे ये भी आ गया ना कि वेले उछाली जाती है दूल्हा दुल्हन पे, उनके घर वालों पे, ख़ानदान वालों पे। अगर लड़की वाले लड़के वालों के ऊपर वेले ना उछालें तो वो भी और लड़की वाले लड़के वालों के ऊपर वेले ना उछाले तो वो कहते हैं यार ये किस जगह शादी कर दी है? कंगलों में शादी कर दी हमने। चंगड़ों में शादी कर दी, कंगले चंगड़ इस तरह के लफ्ज बोलते हैं, तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। एक ब्रेक लेते हैं, सर ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमने लोगों को अवेयर करना है और आप उसमें अच्छा काम करें मेरे साथ। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि कम खर्च में शादी कैसे हो सकती है। अच्छा वेस्ट में क्या होता है शादियों पे? वेस्ट में जो है वो अब हमने अच्छी चीज़ें तो वेस्ट की ली नहीं, हमने तो वो चीज़ें ली जैसे अगर वेस्ट में प्रमोट हो रहा है हैलोवीन डे तो हम प्रमोट कर रहे हैं या वैलेंटाइंस डे प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब वेस्ट जो है वो सिंपल उनके होली भी मनाना शुरू हो गया। हाँ जी अब वेस्ट जो है वो अब उधर दिखे तो वो तो बड़े एक करीबी रिलेटिव्स को बुलाते हैं और उनके जो निकाह की सेरेमनी है वो उनके चर्च वगैरह में होती है और बाद में वो
समहाउ डिनर पे इनवाइट भी कर देते हैं और नहीं भी करते, तो वहाँ पे उनकी इतनी सादा सी शादी होती है, ना वो बहुत ज़्यादा उस पर स्पेंडिंग करे, ना बहुत ज़्यादा अच्छा, और मजे की चीज़ ये कि चर्च से ही ना लड़का लड़की गाड़ी में बैठ के पीछे बैलून्स लगे हुए होते हैं जैसे बर्थडे के, और टाटा चले ये फूल लगे हुए होते हैं, हाँ। और वो टाटा करके जितने मेहमान ये 4 10 15 जितने लोग होते हैं उन्हीं को उधर छोड़ के खुदाफिज वो अपनी गाड़ियों पे अलग, बिल्कुल दूल्हा दुल्हन अपनी गाड़ी में अपनी जिंदगी उसी वक्त शुरू करने चले जाते हैं। जिंदगी हम यहाँ घर लाके भी रस्में हमारी खत्म नहीं बिल्कुल नहीं होती। खत्म ये होती। दूध पिलाई की रस्म है, फिर अंदर अंगूठी ढूंढने की रस्म है, आधी रात तो इन्हीं चक्करों में निकल जाती है। फिर वो लड़की से पैसे भी लिए जाते हैं, उसको वो गोडा पकड़ाई की एक रस्म है पंजाब में, गोटा पकड़ाई की रस्म हाँ, भी है। जो छोटे देवर हैं वो दुल्हन के बैठ भी जाते हैं समहाउ, अगर ज़्यादा छोटे हों, है हाँ, और वो फिर उनसे कहते हैं कि अब आप जो है ना इन्हें जो है वो कोई पॉकेट मनी दें, वो भी थाउजेंड्स में है अमाउंट आज के, हाँ, तो वो मुख्तलिफ हैं यहाँ पे जो कि और कुछ लोग जूता irrelevant है। छुपाई की रस्म भी तो जब लड़की आ जाती हाँ, है रस्में तो बहुत सारी हैं, जैसे कि वो रास्ता रोकने की है जब बारात आती है, फिर वो कमरे में भी रास्ता रोक दिया जाता है, वो दूध कोई पिलाई सालियां की। रोकती है रास्ता, है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। आदि घर वाली ये हाँ। किसने कहाँ लिखी है ये किताब? मैं कहते हैं मैं ये किताब क्यों नहीं पढ़ी? सस्ती बुक लिखी है? फिर आपकी वो जूता छुपाई वाली आप बात कर रही जूता थी। छुपाई। फिर दूध पिलाई वाली एक रस्म है दूध हमारी, पिलाई वाली, फिर एक ही गिलास से आधा हाँ। आधा दूध पीना है। वो लड़की बेचारी इतनी गर्मी से, इतने मेकअप में, एग्जॉस्ट, जबरदस्ती का खाली पेट में पहले दूध। हाँ, तो मैं बिल्कुल सही कह रही हैं, हम इन चीज़ों को डिस्करेज कर सकते हैं अगर हम सोशली अवेयर हों, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें और इस चीज़ को ऑन करें कि हमने सही करना है, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे पास कोई नाउज़ुबिल्लाह वही तो नहीं आनी, हमें अपनी सोसाइटी को इनकरेज करना है, उन चीज़ों को डिस्करेज करना है जिसकी वजह से ऐसी बहनें या बेटियाँ। अच्छा, और मजे की बात ये कि तो एक तो वो फंक्शन में सारी चीज़ें हो गई नुमाइश, उसके बाद जो लड़की आई है चीज़ें लेकर, जी, तो पूरे खानदान वाले जो बड़े बुजुर्ग जमा हैं, चाहे मतलब ताया हो, ये हो, जो शादी के मेहमान, जो मेन बड़े मेहमान हैं, वो घर बारात में साथ आएंगे और आके उन्होंने फिर वो लड़की के जहेज की चीजें देखनी। अच्छा ये लाइए, ओ ये सोफा सेट ये लाइए, अच्छा ये क्या लेके आए यहाँ? इधर इसके पर्दे नहीं लेकर आई, अच्छा यहाँ, अच्छा ये टेबल अच्छी है, कहाँ से बनवाया, अच्छा यहाँ से क्यों बनवाया, वहाँ से क्यों नहीं बनवाया, वो बड़ा अच्छा देते हैं, हाँ फर्नीचर ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड लेना चाहिए, कर्टन्स ब्रांडेड नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर अब थोड़ा सा और पीछे जाएं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पंजाब में एक रस्म होती थी, अब थोड़ी कम होगी, मगर अभी रूरल एरियाज़ में है पंजाब में, बरी दिखाने की। ये बरियाँ जी, अब उसमें आपने बरी टांगती हैं ख़वातीन घर की, और वो उस बरी पे दूल्हे थालों पे सजाते हैं। बिल्कुल, बरियों में उनके कपड़े कितने विंटर के हैं, कितने समर के हैं। अब कंगले के साथ शादी तो नहीं कर रहे आप बेटी की, तो बेहतर ये है कि आप उन्हें कहें कि आपकी बेटी का जिससे आप शादी करें, दामाद से उसे कहें कि वो ज़रूरत पूरी करे, और वो जो सोने के सेट लेकर आती है, हाँ। वो देखे ना सबके हाथों में, एक के हाथ में जब वो जाता है सस्ती शादी। अच्छा दिखाओ मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, कर करके एक के हाथ में जाता है। कितनी दिल आजारी होती होगी जो अपनी है बेटी लगते के लिए, जिगर, प्यार, माँ मोहब्बत, बाप ने कैसे पाला उसे, कैसे बड़ा किया है, कैसे पढ़ाया है, कैसे तरबियत की, पली पलाई बेटी भी दी, फिर वो सुबह का नाश्ता बना के लेके जाना है, उसके भी अखराजात अलग है मीठा कि भाई दुनिया का सारा नाश्ता जो है ना सारे रेस्टोरेंटों से ऑर्डर कर दो, सारे किस्म के पकवान खाने, सुबह सारी रात फंक्शन खत्म हुआ है, सुबह उठ के बेगमात घर में वो नाश्ता बना रही है कि नहीं जी दामाद के लिए नाश्ता लेके जाना है सुबह न, उसको पता ही कुछ कहते हैं ना, मकलावा कहते हैं, क्या कहते हैं वो वलीमे के बाद होता है, जो आप कह रही हैं ये होता है वलीमे वाले दिन सुबह का नाश्ता जो है लड़की वाले लेके जाते हैं यहाँ पे किसी जगह पे बच्ची वाले की। ये असल में ना हम हिंदू मुआशरे के अंदर बुरे तरीके से चकड़े में, जो कि इन रस्मों से अगर निकल जाएँ तो ज़िंदगी बेटी वालों की, बहनों की ज़िंदगी आसान हो जाए। वो बेचारी पिसती रहती हैं कि खाना ठंडा आ गया था, नाश्ता ठंडा लेके आ गए, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब नाश्ता आएगा। भाई वो मुलाजिम थोड़े हैं, बेटी ब्याह दी उन्होंने, एक पली पलाई बेटी दे दी, और हम लोग इतने उनके जो है वो नखरे भी उठा रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं, जिगर दे देते हैं वो लोग, हाँ ना, और हम उसके बाद उनको अजियत ही हमें ना, मैं ये कहूँगा मिस फिज़ा, हमें ना एम्पावर करना चाहिए बेटियों को। क्यों आपको शरीयत में हक़ है, आप अपना जो है वो अच्छा बुरा समझती हैं। आपको, मुझे याद है, अगर आप इजाज़त दें तो एक शरई कोर्ट में लेके आऊँगा यहाँ पे, कि एम्पावर करने की बात है ख़वातीन को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मौजूद थे, तो एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मुझे मुखातिब होना है से, तो उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने उनके लिए अपनी चादर जैसे बिछाते हैं वो बैठी और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुई कि मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी जो मुझे नहीं पसंद थी, तो अब बताएं मुझे अल्लाह ताला ने क्या इस मामले में एम्पावर किया हुआ है, मेरे इख्तियारात क्या हैं।
तो आपने उनसे पूरा पहले एक क्लियरेंस ली कि भी आपको नहीं पसंद थी ये शादी, तो कहते हैं जी मुझे नहीं पसंद थी ये शादी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक स्टैंडिंग पोजीशन पे आते हैं, खड़े होते हैं, और एक थोड़ा गुस्से वाले लहजे में कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो मैं अभी के अभी निकाह मनसूख कर देता हूँ आपको। तो कहती नहीं, मैंने सिर्फ जानना था मेरे लिए अल्लाह ताला ने कितने मेरे लिए हकूक़ हैं, मुझे कितनी पावर है। तो हम इम्पोज कर देते हैं कि बेटी का जनाजा ही आएगा जहाँ जा रही है। तो हमें शरीयत इतनी पावर देती है, बेटियों को पढ़ा देते हैं, फिर भी वो इतनी लेट डाउन हो जाती हैं कि वो डरती रहती हैं, मार भी खाती रहती हैं, समहाउ अब्यूज़ भी होती हैं, वो अपनी फैमिली रिलेटिव से जो है वो डरी डरी भी रहती हैं। यही ना, तो वो छोड़ भी नहीं सकती, खुला भी नहीं ले सकती, और ज़बरदस्ती हाँ, माशरे के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए जो घर बसाती। जबकि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप सोशलिस्ट हैं, आपने हमारी काफ़ी रहनुमाई की, अच्छी जो है गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की। नाज़रीन, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दीजिए, उनको अच्छा शऊर दीजिए, कुछ अच्छे स्किल्स सिखाइए, एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाइए। टेक्नोलॉजी का दौर है तो कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाइए, ताकि उनके अंदर आगे माशरे में जिस तरीके का कंपटीशन है, जिस तरीके का काम है, उसमें ख़ुद खड़े होने का अपना उनके अंदर जो है ना एक पुख्तगी हो और मजबूती हो, और वो किसी के आगे दबे नहीं और माशरा उनको कहीं डुबोए नहीं। मोर इम्पॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक था कि मुझे लगता है आजकल के बच्चों को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव होता है, और पेरेंट्स समहाउ जो है ना उनको ये लगता है कि कभी कि शायद हमारे बच्चे ये ना बोलें कि बड़ी बहन की शादी में बहुत कुछ दिया था तो मैं छोटी हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिया, या इस तरह के कुछ सिम्टम्स। बच्चों को स्टैंड लेना पड़ेगा, बच्चों को बोलना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि हमें अगर वो जिनका रिश्ता आया जो हमें शादी के लिए लेके जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने हमसे इतने खर्चे नहीं कराने। मैं 2 जोड़े में जाऊंगी, मैं 4 जोड़े में जाऊंगी, जो कपड़े रखे मैं पहन रही हूँ वही लेके चली जाऊंगी। इस तरह की चीज़ें वन डिश होगी अगर एक्सेप्ट है। ये ढोल ढमके तमाशे, ये वेलो वाले तमाशे, खानों के आइटम वाले तमाशे, ये महंगे कपड़े, इतनी चीज़ें नहीं होंगी। नॉर्मल जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, जिसमें मैं कंफर्टेबल होंगी, मैं वो पहनूंगी। मैं नुमाइश में हिस्सा नहीं लूँगी। अगर वो बच्चे बच्चियाँ ये बात करते हैं तो फिर मुझे लगता है पेरेंट्स को काफ़ी सपोर्ट होगी। हमने अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बननी और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि हमने महंगी शादी करनी है, नुमाइश करनी है और अपने बाप को कर्जे में डालकर उसको कब्र में उतारना है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात कराएंगे जो कि ख़ातून है और घर से बैठ के काम कर रही हैं, अपने स्किल्स जो है वो पूरी दुनिया में लोगों को दिखा रही हैं और ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं और अच्छा खासा सेटअप इनका जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के आइडियाज़ और इस तरह के लोगों से एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उनको मधु करें और उनसे पूछें उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी कि किस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया और आज अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो गया और अच्छी खासी इनको अर्निंग आ रही है और लोग इनके काम को बहुत पसंद करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरीहा ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अरीहा, लोग कहते हैं ना कि औरतों को सपोर्ट नहीं होती, औरतों को एक पुश चाहिए होती है, बिल्कुल एक मोटिवेशन चाहिए होता है, बिल्कुल तो फिर औरत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकती है। तो आपकी मोटिवेशन कौन बना? मेरी मोटिवेशन अगर देखा जाए फैमिली में तो मेरे इन लॉज ने में से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनका मुझे ये रूल बहुत अच्छा लगता था। वो कहती थी आपने जो शौक़ पूरा करना है ना आप करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। मैं तो आपने फिर ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया? मैं उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी इजाज़त से, उनकी मर्ज़ी से। उनका बड़ी मॉरल सपोर्ट बहुत थी उनकी, और इधर से पेरेंट्स साइड से भी मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाकियों ने भी सबने किया, ऑब्वियसली हस्बैंड ने, बच्चों ने, ज़ाहिर है वो तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये कि ये एक अनएक्सपेक्टेड होता है ना कि मदर इन लॉ आपको सपोर्ट करें, और ये उनकी सपोर्ट थी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। वो बहुत खुश होती थी मेरी छोटी छोटी बनाई चीज़ों पे और उन्हें सबसे शेयर पता कैसे चला उनको कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप इस तरह की चीज़ें बना सकती हैं, होममेड चीज़ें, डेकोर पीसेस, ये सब कुछ आप बनाती? कैसे पता चला आपकी सास को? घर में शादी करके जब आई थी तो चीज़ें बनाती थी? असल में ये भी कह सकते हैं बनाती नहीं थी, लेकिन ये फारिग टाइम में घर में होती है ना, कोई चीज़ पड़ी है उसको रेनोवेट कर देना, कोई ख़राब हुई हुई है उस डैमेज पीस को ठीक कर देना, रिसाइकलिंग कर दी उसकी, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसका शौक़ है इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी भी बताई, कहती मेरा भी शौक़ होता था लेकिन मैं फारिग टाइम मेरे पास होता ही नहीं था। तो आप ना इस तरह करें कि आपका जो फारिग टाइम होता है मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आपने जो अपना शौक़ पूरा करना है आप करें।
तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी मेरे लिए कितना टाइम हो मोटिवेटेड गया बात थी। ऑनलाइन बिजनेस जो आप कर रही हैं ये? अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं इसको एक कहते हैं प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना और फिर ऑर्डर वर्क स्टार्ट करना, वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया। और स्टार्ट में तो ये बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं बहुत छोटे लेवल पे था। फ्लावर्स मैं बनाती थी, क्ले फ्लावर्स, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी आउटलेट लॉन्च करने वाली हूँ और माशाल्लाह इस लेवल पे चला गया और वाह! अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए, घड़ियाँ आप बनाती हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत, ये खुद घर पर डिज़ाइन करती हैं? जी, ये सारा टोटली घर पे डिज़ाइन हुआ है और ये अब तो हम वुड पे एंटर हो गए हैं, लेकिन इसमें ये कि इसमें जितनी टेक्निक यूज़ हुई है आर्ट्स टेक्निक है। इसमें हम डिफरेंट किसी में कोई टेक्निक है, किसी में कोई टेक्निक है। जैसे अब ये जो क्लॉक्स हैं, इसमें किसी में हमने स्टेंसलिंग की हुई है, किसी में डेको पेज आर्ट एक होती है वो किया हुआ है, किसी के पेंटिंग भी हो अंदर जाती हमने है? जी पेंटिंग इसके पेंटिंग का टच होता है इसके अंदर, और जो बेसिकली इमेज होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं डेको पेज आर्ट से। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट टेक्निक। अब ये वाला जो वेलकम नोट का एक डोर रीथ पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने वुड को बर्न करके इसकी स्टेनिंग को इन्हांस किया। अच्छा। और ये बर्निंग से सारा हुआ है, इस पे पेंटिंग नहीं है, ये बर्निंग से हमने उसको एक्सटेन करके और उसको इस तरह प्रेजेंट किया। मतलब तो कोई मुझे लगता है घर का एड्रेस और नाम अपनी तख्ती भी लगवाए बाहर, घर के भी बिल्कुल बाहर, ऐसे ही है, तो इस तरह का customize है, पूरा हाँ जी, डिज़ाइन हाँ जी, करके हाँ लगा जी। सकते हैं। कितना अच्छा यूनिक आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये टोटल हमारा जो काम होता है ना, ये इतना होता है स्टेबल कि ये वाटर प्रूफ होता है, और अगर किसी ने वेदर रेजिस्टेंट बाहर के लिए बनवाना हो तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उसमें जैसे अब ये शीट जो यूज़ हुई है वुड की या MDF की, ये वेदर को इतना रेजिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जगह पे सेम काम PVC शीट पे हो जाता है और वो वेदर रेजिस्ट करता है। जब देखने वालों को बताएं तो ना ये- कितने में शुरू हो जाता है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो तो, और कितने पैसे लगते हैं शुरू में, और अब बिल्कुल। कितने पैसे लग रहे होते हैं, और मगर ठीक हो गया, अर्निंग हाँ जो जी। आती है प्रॉफिट की वो कितने टाइम बाद आती है, इस सारी बिल्कुल बातों का ठीक है। जवाब दीजिए ना। अच्छा, ये अब ऐसा है कि जब स्टार्ट करने के ऊपर है, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपने एज ए अर्निंग के तौर पे स्टार्ट करना है, फिर तो जाहिर है आपको हर चीज़ के लिए एक थोड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। लेकिन आपने एक शौक के लिए और साइड अर्निंग के लिए स्टार्ट करना है, तो वो मैं तो कहती हूँ 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। और मैंने ये किया है, और 10,000 में ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी मनी डिवैल्यू हो गई है, अदरवाइज मैंने 5,000 से वैसे भी आप स्टार्ट clay किया के था। flowers से जी, आपने start किया था फ्लावर्स से बनाना, स्टार्ट जी। किया था। और उसके लिए इतना जो चीप सा रॉ मटेरियल होता है कुछ भी नहीं, वो कलफ होती है ना और ग्लू, उससे वो क्ले बनती थी और वही उसी से फ्लावर बनते थे। वो सारी आपके हाथ की मेहनत होती है कि आप उस फ्लावर को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो। कितनी देर में बना लेती थी? वो फ्लावर पे मैंने प्रैक्टिस में बहुत टाइम दिया, लेकिन फ्लावर बनाने में मुझे फिर एक फ्लावर 10 to 15 मिनट में बनता था, और वो अच्छा वो मेरे हाथ पे था। शुरू में मैं जब सेल करती थी उस टाइम में 2016 से 18 के दरमियान में, तो उस टाइम शुरू में मैं फ्लावर 25 to 80 रुपीज़ तक का सेल करती थी। और जब मेरे थोड़ी एक्सपर्ट लेवल आ गया, फ्लावर की डिफरेंट किस्मों को मैंने बनाया क्ले से, तो मेरा वही फ्लावर 200 से 230 तक भी सेल हुआ, वाह। सिंगल 1 इंच 1.5 इंच फ्लावर। तो ये है कि हमने कुछ ऑनलाइन ही मैं ज़्यादा परचेजिंग करती हूँ, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ लाहौर में शॉप, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर विजिट करती हूँ, उनकी सारी वैरायटी देखती हूँ, उसमें से अपनी चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ, उन्हें पता होता है कि ये इन्होंने लेनी है, और फिर मैं ऑनलाइन डील करती हूँ। तो चीज़ खरीदते वक्त ये हाँ ख्याल जी। रखती है कि अगर मैंने अपनी चीज़ में इस्तेमाल करना है, जी, जी, तो जी। मैंने जो सेलिंग के लिए इसको प्रोडक्ट लगाना है, तो सामने जो कंज्यूमर है जो ख़रीद रहा है उसकी सोच और उसकी वैल्यू और उसकी पॉकेट के हिसाब से चीज़ बनाऊँ। जी बिल्कुल ऐसे, ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब यही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक सेम क्लॉक सेम डिज़ाइनिंग, लेकिन अभी ये 10 mm वुड पे MDF पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हम थिकनेस कम करें, कॉस्ट कट हो जाएगी। अगर फिर हम उसको, वो कस्टमर पे भी होता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है या वो किस तरह कस्टमाइज़ करवाता है। जाहिर है जो हमने अपनी प्रेजेंट करना है शॉप में, हमने तो बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करना है, और लेकिन कस्टमर का अपना होता है कि उसे कितने, अब आजकल चले हुए हैं निकाह प्लेटर्स चले हुए हैं या दूध प्लाई ग्लास चले हुए हैं, उसकी आपको डेकोरेशन ज़्यादा चाहिए होती है, ड्यूरेबिलिटी आपको इतना कंसर्न नहीं होता क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है। वन टाइम यूज़ की, जी जी। तो उसमें अगर कोई कॉस्ट कट करवाना चाहे तो फिर हम उसको उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं कि ये कॉस्ट है, ये मटेरियल है, आप खुद चूज़ कर लेंगे आप किस मटेरियल को किस तरह से ये करना टिश्यू चाहते हैं। बॉक्स भी आपने डिज़ाइन किया है? जी, मैंने दिखाइए, डिज़ाइन नज़र किया। दिखाइए लोगों को, ये दिखाइए। टिश्यू बॉक्स है, और और ऐसे हाथ में पकड़ के जी, ज़रा तो कीजिएगा, ये देखिए पीछे से भी दिखाइएगा ज़रा। ये बैक साइड है, और ये यहाँ से स्लाइड करता है, और फिर ये यहाँ से इसमें टिश्यू बॉक्स रख सकते हैं स्लाइड Okay. करके, और फिर इसको क्लोज करके। ये आप पहले पूरा ऊपर ऐसे ऊपर सीधा करके दिखाएं सामने, ये देखिए। कितना खूबसूरत प्यारा अच्छा, सा इसके अंदर छोटा अब ये सा। देखें, इसके अंदर हालांकि अगर आप गौर करेंगी तो कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हों, लेकिन इसकी जो सिंपलिसिटी है उसी में इसकी इयरिंग्स और बहुत एलिगेंस है, मतलब हमारी टेबल पे साइड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग से ना हाई कैचिंग है, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत ही है। लगा। और ये मेरा अपना डिज़ाइन था, कहीं से इंस्पायर्ड नहीं था। जब मैंने इसको बनाने लगी मेरे जहन में बहुत आइडियाज़ थे। बेस हमारे पास होती है वो बिल्कुल वुड कलर की होती है, जी। हमने उसको इन्हांस करना होता है।
जब मैंने इसको कलर किया तो मेरे जहन में फ़ौरन आया, मैंने कहा इसकी ये ब्यूटी है, इसी को ही मेंटेन करना है। तो फिर अब ये इसी की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर अगर किसने कॉस्ट करवानी है तो अब ये मेटल की हमने एक इन्हेंसर्स लगाए हुए हैं। जी। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है जी। इसके बगैर भी, ऑल्दो ये एक लग्जरी उसको मगर ये touch दे रहा है। इसको क्लासिक लुक दे रहा है, क्लासिक तो इस तरह की चीज़ों के एक्सपेंस लग जाते हैं। हैं। अच्छा रिया, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो किस कॉस्ट से शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टेक्निक्स और आइडियाज़ जो हैं वो आप जनरेट करेंगे, उन जिन पर काम करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, ब्रेक विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अरीहा ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले करके यहाँ पे आपको दिखा रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना कदम जो है रखा ऑनलाइन बिज़नेस में, और आज वो एक कामयाब बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं और अपनी चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करी। बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, इस तरह का आपने किया है सिस्टम, जैसे पाकिस्तान की मार्केट को बाहर से इस तरह नहीं आते। लाइक अभी डायरेक्ट बाहर डिलीवरी मुश्किल है, लेकिन बाहर के मेरे कस्टमर इस तरह से हैं कि उनका कोई जानने वाला आ रहा है, वो मेरे पास उनके ऑर्डर बुक होते हैं। लाइक मेरी बहुत अच्छे कस्टमर हैं, वो उन्होंने अलाइन किया होता है कि अब मेरे बच्चों की बर्थडे आ रही है इस मंथ में इधर से कोई आए तो आपने भेज देना है, इधर से कोई जाए तो आपने भेज देना है। तो मैं उनके घर तक डिलीवर करती हूँ, वो आगे फिर दुबई में वो रहती हैं, वहाँ इस तरह आगे उनके जानने वाले जैसे वो करते हैं तो ऑर्डर करते हैं तो वो उनको प्रमोट कर देती हैं वहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आप सिर्फ होम डिकोर पे काम कर रही हैं, या फिर जैसे होममेड परांदाज होते हैं, होममेड चूड़ियाँ होती हैं और होममेड खुसा होते हैं, इस तरह की अच्छा ये वो चीज़ें जो सीजनल होती हैं। जी जी, ज्वेलरी पे मैंने काम किया और काफ़ी काम किया ज्वेलरी पे। वो एक क्ले फ्लावर और फिर उसकी ज्वेलरी, वो एक बड़ा ट्रेंड था। फिर गोटा ज्वेलरी बड़ा एक ट्रेंड चला, ये जो मेहंदी माइयों की लड़कियां जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। वो चीज़ वो मैंने उस पर भी बहुत काम किया। फिर वो जो कस्टमाइज खुस्सा आप कह रही हैं वो भी उस पर भी काम किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मैं इस पर शिफ्ट हो गई। अब ये होता है कि कोई मेरा ऐसा कस्टमर जिसको पता है कि मैं ये काम करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि ठीक है आपने ये बनाना है, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। और अदरवाइज़ मैं इस पर शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि वो एक सीजनल आइटम था और मुझे अपनी उसकी तरफ जर्नी बरकरार रखनी थी, ब्रांड कह लें या एक अपनी आइडेंटिटी उसके कह लेंगे। आउटलेट में आप उस तरह की चीज़ों की निस्बत मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसमें मेरे आइडियाज़ ज़्यादा क्रिएट होते हैं। चीज़ों का सेल होना, ऑनलाइन पेज पे जो है ट्रैफिक लाना, वो सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस के लिए? ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस में मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, शायद जो आपने अब तक सुना उससे थोड़ा डिफरेंट हो। मैंने डोमेस्टिकली ग्रुप्स बने होते हैं, डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। मैंने उनमें जाके लोकल अपने कस्टमर्स को जनरेट किया। वो इस तरह से कि जब आप पेज पे लगाते हो तो आपकी ऑडियंस अननोन ऑडियंस है। जब आप ग्रुप में एक्टिव होते हो, वहाँ पोस्ट कर रहे हो, सब आपको जानते हैं, वहाँ उन्हें पता है आप एक काम कर रहे हो, आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और आप यकीन करें कि अभी मेरा पेज इतना वो नहीं डेवलप हुआ हुआ, लेकिन ये कि ग्रुप से ही एक कस्टमर वो पूरी चेन बना देते हैं। उन्हें पता चल जाता है ये काम करिए, वो आगे रेफ़र करते हैं और पूरी एक चेन क्रिएट हो जाती है। और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर होते हैं कि अब मुझे माशाल्लाह से हेल्पर रखने पड़े हैं कि वो मेरे साथ हेल्प करवाएं, और एक पूरी टीम बन गई है, लेबर हायर करनी पड़ी है कि वो हम काम बच्चे करें। कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है मेरा। सबसे बड़ा किस उम्र? बेटी मेरी सबसे बड़ी जो 9 इयर्स की है, फिर 7 और फिर 5 छोटा सबसे बेटा है। तो तीनों भी इसी काम में लगे रहते होंगे, जब आप बैठती होंगी आपका साथ ही देते होंगे, उससे बच्चों के भी स्किल्स बड़े उजागर होते हैं, बच्चों में भी शौक पैदा होता है अगर माँ ऐसी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्हें उनके लिए एक अब ये देखें ना, हर तरफ कलर पड़े हुए हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो खूब खेल सकते हैं, उनसे कर सकते हैं एक्टिविटी। जो आपका वेस्टेज मटेरियल है बल्कि उसको यूज करके खेल लेते होंगे, कुछ सीखते होंगे, और ऐसे बच्चे कुछ नई चीज़ क्रिएटिव बना के दिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, ये सब बना रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, आप घर भी देख रही हैं, अच्छी बहू भी हैं, ठीक है, खावन को भी संभाल ली हैं, एक और बच्चा, 4 बच्चे हो तो इन सब लोगों को जो आप देख भी रही हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और अपने मैके को भी जाके देखती होंगी, सहेलियाँ भी होंगी, ठीक है, फिर काम, इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं, कैसे टाइम देती हैं? ये मैं ज़रा लोगों को समझाना चाह रही हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं हम घर बैठे बाहर नहीं निकल सकते, हम पे तो बच्चों की जिम्मेदारी बहुत है। क्या ये बताइए कि आप जैसी औरत घर में खाना नहीं पकाती? घर में ही खाना बनता है, सारे काम घर के मैं खुद ही करती हूँ तकरीबन। एक हाउस हेल्प रखी हुई है, लेकिन बाकी मेन काम मैं खुद ही करती हूँ, खाना, कपड़े वगैरह। ये है कि अब ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है, आप कितने पैशनेट हो और आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क है, और मुझसे भी बहुत लोग यही पूछते हैं। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और मुझे इस काम में आए हुए आप देख लें 7-8 साल हो गए। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे से भी थे और तब भी मैं नहीं छोड़ती थी काम को।
तो उसमें ये होता है कि मेरा एक मैंने रूल रखा हुआ है, मुझे किसी ने ये बात कही थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं किसने कही, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो गई। वो ये कि जिस टाइम में आप जो काम कर रहे हो अपनी फुल कंसंट्रेशन उसी पे रखो। आप फैमिली के साथ हो, सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान दो, ये ना सोचो पीछे क्या काम रहता है, क्या ऑर्डर रहता है, क्या नहीं। और जब आप अपने वर्क टाइम में हो, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान उसमें रखो। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए आप सारे काम अपने क्लोज करके और सब कुछ करके फिर आप तसल्ली से उस पर ध्यान दो, तो आप यकीन करें 4 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। अरे वाह, क्या ये बात चीज़ है होती जी। है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी चीज़ों को देख के, और आप जैसी कामयाब औरतें जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं पूरी जितनी भी मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, मैं सबको चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करें, आपके जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उनको सामने लेकर आएँ, अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ। औरतें जो हैं वो काम कर सकती हैं और मर्द की शाना बिशाना अपना घर सपोर्ट कर सकती हैं, घर चला सकती हैं। ज़रूरी नहीं है घर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारा ख़र्चा, सारी मेहनत जो है आपके सिर्फ आपके घर का शौहर ही करे, आपके घर का फ़र्द या आपका भाई, आपका बाप ही करे। बेटियां भी साथ दे सकती हैं, बीवियां भी साथ दे सकती हैं, माएँ भी बच्चों के लिए एक सपोर्ट का हाथ बन सकती हैं। सिर्फ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, फिर मुझे लगता है पूरा एक घराना मिलके एक अच्छा शहरी और एक अच्छा काम स्टार्ट कर सकते। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात करूँगी कल।